हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद है एग्ज़ाम देकर सभी अपने अपने घरों पर पहुंच चुके होंगे या जो हॉस्टल या पीजी में रहने वाले होंगे वहां पर पहुंच चुके होंगे और अब अपने जो क्वेश्चन को करके आए हैं उसके आंसर को मिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ तो बहुत सी सेट के जिनको पूरा आता होता है, खास करके जो कैट वगैरह जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है वो तो बीच में अपने आंसर ही मिलाना शुरू कर देते हैं। बाद में देखते हैं कि वो पेपर तो वैसे ही दे आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो आज पार्टी मूड में होंगे, कहेंगे कल की कल देखेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है कि जो यूपीएससी का इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो पिछले 2-3 सालों की तुलना करें, खास करके 23 का तो बहुत डिफिकल्ट था, 24 का उससे कुछ हल्का था, उससे काफ़ी ठीक है। बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन तो वन लाइनर है, सीधा सीधा फैक्ट है। पॉलिटी के भी ठीक ठाक मुझे लगे, मैंने सरसरी निगाह से देखा था। साइंस के भी ऐसे हैं कि जो पढ़ कर गया है वो पहुँच सकता है आंसर तक, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आंसर बनाया जा सकता है। वैसे ही सभी का होगा। तो करते हैं साइंस की शुरुआत। पूरा डिटेल में इस तरीके से तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतना पढ़ने का भी मन नहीं होगा किसी का। तो क्वेश्चन पेपर डी है, डी सीरीज़ है, उसका साइंस एंड टेक देखेंगे। आई थिंक 15-16 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, अपने आंसरों को आप कंफर्म कर लें और जिसका जिसका बढ़िया होता जा रहा है वो अगली तैयारी में लगे, जिसका नहीं थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा सा वेट करें और क्लैरिटी हो जाएगी, और बाकी लोग फिर और मेहनत करें। तो सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर 21st क्वेश्चन है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर। तो रेयर अर्थ जो दुर्लभ मृदा तत्व है उनकी बात कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहा है, एलिमेंट की बात कर रहा है कि उनका यूज़ किया जाता है फ्लैट जो टेलीविज़न है, यानी कि जो आज की कंटेम्प्रेरी टेलीविज़न है उसकी, और जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी लाइन कह रहा है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में सफूर दीप्त गुणधर्म होते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि ये फॉस्फर जो है ये फॉस्फोरस की बात नहीं कर रहा, ये केवल बात कर रहा है फॉस्फोर। अस और फॉस्फोरस में फ़र्क है थोड़ा सा। तो एक ल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर कोई चीज़ लाइट इमिट करती है, एक बायोल्यूमिनिसेंस होता है जहाँ पर बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स लाइट इमिट करते हैं। इस पर क्वेश्चन पहले आ चुका था, 2023 में आया था, मशरूम के ऊपर था। वहीं पर इस बार आया है फॉस्फोरेसेंट पर। तो फॉस्फोरस जो है ये ऐसे पदार्थ होते हैं, पार्टिकल होते हैं जो जब इनके ऊपर लाइट डाली जाए ये लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और बाद में लाइट को इमिट करते हैं धीरे धीरे, आफ्टर ग्लो प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो फॉस्फोरेसेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको शो करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, इनसे परमानेंट मैग्नेट भी बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं इनको। बल्कि कहा जाता है कि सीड ऑफ माइन्यूचर टेक्नोलॉजी। जितनी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी होती जा रही है हर जगह पर, हर फील्ड में, डिफेंस से लेके सैटेलाइट में, कम्युनिकेशन में, जो हमारा स्मार्टफोन है वहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है। और चाइना इस वक्त इसका एक मोनोपोली करके बैठा है, बहुत तगड़ी पावर बन चुका है इस मामले में। उसको एक्सट्रैक्ट करने में, रिफाइन करने में, प्रोसेस करने में, सब चीज़ में चाइना सबसे आगे है। तो लेकिन बात है कि क्या इसको टेलीविज़न स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर में यूज़ किया जाता है? ओलेड की बात हम करते हैं, ऑर्गेनिक एलईडी, और वहीं पर बात होती है कई बार फोलेड, इसकी भी बात हो रही। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी इन स्क्रीन्स में डाली जाएगी जिससे ये जो लाइट है उसके इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और वो एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इस फॉस्फोरेसेंट जो प्रॉपर्टीज़ है। इसका और भी ज़्यादा उपयोग होगा, इसको रूम की लाइट्स में भी यूज़ किया जा सकता है ताकि एक बार स्टिमुलेट करने के बाद में दीवारें आफ्टर ग्लो करती रहें। तो एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 की बात है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर उलझी रहती है कि क्या दोनों ठीक होने के बाद एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं। उसका सीधा सा हिसाब रहता है, जैसे पहले असर्शन और रीज़न वाले होते थे, यहाँ पर एक बार बिकॉज लगाकर देख लिया जाए। क्योंकि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स बिकॉज सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। और ये बात सही है। अगर क्योंकि लगाने पे बात नहीं बन रही है, लगभग बन जाती है, नहीं बन रही है तो अगर आंसर में कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर तो पता है कि ये इसीलिए है,
बिकॉज लगा के हम उसको काउंटर चेक कर सकते हैं। तो बिकॉज लगाने के बाद यहाँ पर आंसर बन रहा है कौन सा, पहले वाला। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को जो स्टेटमेंट 2 है। तो इसका 21 का जो आंसर है वो ए आंसर है। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया। ये पढ़ा होगा तो आसान था। दूसरा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार यूपीएससी के साइंस एंड टेक के भी लगभग करंट अफेयर से हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है कि है ही करंट अफेयर से, कुछ न कुछ हुआ है। कवच के बारे में बहुत बात हुई लास्ट ईयर में, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद खूब बात हुई कवच की। मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना गया कि कवच कहाँ पर है, कहाँ पर लगाए गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उसके ऊपर आया है। जिसने पढ़ा है वो इसको कर पाया होगा। तो यहाँ पर 3-4 लाइनें देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। तो 2028 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028 एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। कवच क्या है, एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द जर्मनी, कि जर्मनी की मदद से बनाया गया है। इसलिए पूछा गया है कि हम लगभग चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर ये डाला गया है कि हम इतने काबिल हैं भी कि नहीं। तो कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस, उस टैग से फिट किया गया ऑन ट्रैक्स इन स्टेशन सेक्शन। जो ट्रैक है वहाँ पर ये सब लगाए गए। तो 3 पॉइंट है, इसमें से 2 कवच से हैं, एक अलग है। क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, बहुत बड़ा रेलवे का सारा जोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो पहले की तरफ अगर चलें तो 2021-22 के पास ये प्लान बनाया गया है, नेशनल रेलवे प्लान, लेकिन सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी ही गलती है। 2028 की जगह पर ये 2030 है सिर्फ, बाकी ठीक है। बाकी फ्यूचर के लिए है, खास करके फ्रीट जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनके संबंध में है। फ्रीट कॉरिडोर की बात है यहाँ पर, ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर है कि उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, नेशनल रेलवे प्लान। बाकी उसमें सारा आ जाएगा, दूसरी जो रेलवे वो भी आ जाएगी, लेकिन मेन फोकस उसके ऊपर है। तो 2030 तक का ये प्लान है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ये गलत हो गई। दूसरी, कवच जो है एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। ये भारत ने खुद तैयार की है बिना किसी मदद के, किसी और देश की मदद से। तो जर्मनी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये हमने खुद बनाई है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तो अब बात आती है कवच है क्या। देखिए, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। स्टेशन से स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई हैं। टेलीकॉम टावर्स डेडिकेटेड दिए गए हैं कि जहाँ पर कम्युनिकेशन उनकी तेज़ हो जाए। RFID जो टैग हैं ये स्टेशन पे भी लगाए गए हैं। उसके बाद रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पर भी लगाए गए हैं। और उसके बाद जो ट्रेन है उसके ऊपर भी कवर सिस्टम है। और इसमें सारा फंक्शनिंग कैसे है कि जब सिग्नलिंग जो सिस्टम है वो एक गति को निर्धारित कर देगा कि यहाँ पर इस वक्त 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ही चलना है, और जैसे ही ट्रेन RFID उसको ट्रैक करता रहेगा और जैसे ही ट्रेन 50 से ऊपर जाएगी तो उसी वक्त ऑटोमेटिक जो इमरजेंसी ब्रेक है वो लग जाएगी कि गति ज़्यादा हो रही, गति को वो कम कर देगा। तो इस तरीके का ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टेशन के ऊपर भी क्या है, स्टेशन पे भी RFID लगाया जाएगा, कवर सिस्टम लगाया जाएगा, ट्रैक के ऊपर RFID लगाया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे। तो बहुत फुल प्रूफ एक तरीके से ये काम किया जा रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कवर सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स, ये बिल्कुल सही है। तो ये कवच की बात हो गई। कवच इस बार पूरी चर्चा में था। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। नॉट को यूपीएससी डार्क तो कर देता है, लेकिन आदमी खुशी में जब वहाँ पर बावला सा हो जाता है कि मेरे को तो आंसर आ गया, तो वो गड़बड़ करता है। फिर वो नीचे ढूंढता है करेक्ट 3 ओनली, तो एक मिल ही नहीं रहा। फिर वो सोचता है कि मेरा ही कोई ना कोई गड़बड़ हो गई कहीं, फिर वो जर्मनी वाले को ठीक मानेगा और 2 और 3 करके आ जाएगा और गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इसका क्या है, नॉट करेक्ट बताना है। तो 1 and 2 ओनली, दोनों ऊपर के करेक्ट है, कवच
RFID टैग वहाँ पर यूज़ होता है, और जर्मनी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4 स्पेडेक्स गगनयान। स्पेडेक्स तो अभी भेजा गया था जहाँ पर हमने डॉकिंग अनडॉकिंग की थी, ठीक है, वो वाला मिशन है। एक्सियोम वो है जिसपे भारतीय जा रहे हैं, और गगनयान जो हमारा ह्यूमन जो स्पेस फ्लाइट जाएगी उसका नाम है। लेकिन प्रश्न इस पर नहीं है, प्रश्न कुछ और ही पूछ लिया उन्होंने। यूपीएससी वो करती है जो हम पढ़ते हैं उसको नहीं पूछती, वो पूछ रही है हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। ठीक है, ये हमारा स्पेस फ्लाइट होने से पहले का अनडॉकिंग डॉकिंग हमने सीखी, ताकि गगनयान जब जाए तो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो दिक्कत ना आए, ताकि हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ये तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो कुछ गए नहीं, यहाँ तो सिर्फ डॉकिंग अनडॉकिंग को चेक करना था हमें, किस तरीके से चेज करेगा, कैसे वो बराबर आई स्पीड, कैसे डॉक हुए, कैसे अनडॉक हुए, उस सारे मैन्यूअर को हमने वहाँ पर चेक किया। तो ये तो है ही नहीं। लेकिन उससे भी पहले बात है कि माइक्रोग्रेविटी क्या है, फिर यहाँ पर बहुत डिस्कशन लंबी हो जाएगी। अगर माइक्रोग्रेविटी की बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है, अब वो है क्या, हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन आप सबने पढ़ा होगा बेसिकली वो फ्री फॉल में है, वो गिर रहा है, वो हर पल रास्ता छोड़ के जा रहा है। ये अर्थ है, ये मून है, ये बेचारा यहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसको बार बार अपनी तरफ घसीट रही है और उसको गोल गोल घूमने पर मजबूर कर रही है। तो ये ग्रेविटी है, मून को भी खींच रही है अर्थ। तो इसी तरीके से जो हमारे स्पेस मिशन जाते हैं, जो सैटेलाइट है, वो सब एक तरीके से फ्री फॉल में होते हैं, लेकिन अर्थ उनको खींच रही होती है और उनको ऑर्बिट करा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस में जाके जो सारे एस्ट्रोनॉट हैं, अभी सुनीता विलियम को देखा बहुत दिनों तक वहाँ रुकी रही, कि वो अपना जब भी कोई काम कर रही है तो वो उड़ते जा रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे वेटलेसनेस जो है वहाँ पर फील हो रही है। और वो एक तरीके से क्या है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, लेकिन हम गलत रहते हैं। ग्रेविटी वहाँ पर लगभग 90%, या अगर बिल्कुल परफेक्ट कहें तो 89% रहती है। जहाँ तक हमारी स्पेस फ्लाइट जाती है लगभग 250 मील के आसपास, माइल्स की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है, अभी हमारी ग्रेविटी रहती है 89%, लेकिन वो क्योंकि स्पेस जो पूरा क्राफ्ट है वो फ्री फॉल में है, तो उसके अंदर जो आदमी बैठा है वो भी फ्री फॉल में लगता है और उसके साथ जो सामान होता है वो भी फ्री फॉल में लगता है। लेकिन ग्रेविटी वहाँ पर कौन सी एक्ट कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पर काम कर रही है। कितनी, 89%। तभी तो वो ऑर्बिट कर रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जो अंदर है व्यक्ति वो फ्री फॉल में नज़र आता है। तो बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। बात यह है कि वहाँ पर ग्रेविटी होती है, उसी माइक्रो ग्रेविटी को जो फ्री फॉल की कंडीशन में जो अंदर डेवलप हुई है उसको स्टडी करने के लिए वहाँ पर वो रिसर्च टीम भेजी जाती है, इक्विपमेंट भेजे जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर करना उतना आसान नहीं है जितना आसान वहाँ पर है। तो ये जो दोनों मिशन है, एक्सियोम 4 और गगनयान, ये दोनों इस मिशन में जाएंगे। ये वाला गलत है, तो 1 और 3 इसका आंसर है। तो फिर से ये वही वाला क्वेश्चन है कि ओनली 1 और ओनली 2, तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, ओनली 2। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल एक थी माइक्रोग्रेविटी पता होना, और माइक्रोग्रेविटी पता होने के बाद कौन कौन से मिशन में वो होगा। तो गगनयान भी ये करेगा, एक्सियोम 4 भी कर रहा है, और एक्सियोम 3 जो गया था उसने भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होता तो वो भी उसका आंसर हो जाता, ओनली 2। चलिए, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो डॉर्नियर 228 की बात हो रही है। ये भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वो बनाता है। पहले जर्मनी की हुआ करती थी, फिर इन्होंने काफ़ी साल हो गए, अब तो 1980s की बात है, खरीद लिया है। तो ये क्या करता है, ये मैरीटाइम सर्विलेंस में काम आता है, समुद्री गश्ती वायुयान है, और भी सारे काम आता है। ये टैक्सी के रूप में यूज़ हो सकता है, कोस्ट गार्ड वाले इसको यूज़ करते हैं। तो मैरीटाइम सर्विलेंस में ये यूज़ होता है। इसका जो पहला पॉइंट है कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट तो सर्विलेंस में काम आता है, ये ठीक है। दूसरा है IL-76, इल्यूशिन 76 की बात हो रही है, रशिया से लिया हुआ है हमने, और यहाँ पर कह रहा है पराध्वनिक युद्धक वायुयान, सुपरसोनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट। तो जिसने कभी भी डिफेंस के बारे में कुछ पढ़ा होगा
उसको इतना आइडिया हो जाएगा कि सुपरसोनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारे गिने चुने ही नाम है। MiG-29 है, मिराज है, सुखोई है, ठीक है। अभी तो बिल्कुल ही चर्चा में था, जिसको ना भी कभी पढ़ा होगा उसने भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सुन लिया होगा और याद आ जाएगा कि IL-76 नहीं है। तो IL-76 ये काम नहीं करता, ये मिलिट्री का एक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कह सकते हैं, बहुत हैवी मशीनरी को पहुंचाना हो तो उसके लिए काम आता है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो ये नहीं है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 और एक कई बार यूज़ होता है C-130 हरक्यूलिस, ये दोनों क्या है, ये एयरलिफ्ट कैरियर है और एक भाषा में कहा जा सकता है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रूप्स भेजनी है, कोई सर्विस भेजनी है, कहीं पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ पर नेशनल डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट फोर्स है उसको भेजना है, रिजर्व फोर्स है, और मिलिट्री को भेजना है, वहाँ पर भेजने का काम आता है। कहीं पर इवैक्यूएशन करनी है कि वहाँ से इंडियंस को लेकर आना है, वहाँ पर इसको भेजा जाएगा, तो एक तरीके से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये मैंने कहा था हैवी मशीनरी के लिए है, यहाँ पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का मतलब लोगों को ले जाने के लिए, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो क्या है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो 1 और 3 ये तो लगभग जिसका सबका सही होगा, तो ओनली 2, इनमें तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली बात ही नहीं है, फैक्चुअल है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये कई सालों से, इसको कम से कम नहीं तो 15-18 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और घूम घूम के गगन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भूस्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। जो ये क्या करता है, सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। किस चीज़ में, GPS में, GPS एडेड है। तो जो हमें लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन चाहिए, उसको ऑगमेंट करने के लिए ग्राउंड स्टेशन का उपयोग करता है। स्पेस बेस्ड सैटेलाइट जो है उनका भी उपयोग करता है, जिसमें हमारे जो GSAT सैटेलाइट की सीरीज़ है उनमें से बहुत सारे यहाँ पर काम आते हैं। तो ग्राउंड बेस्ड भी है और स्पेस बेस्ड भी है। स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम भी इसको कहा जाता है SBAS, सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गगन। तो गगन के रिस्पेक्ट में कौन सी ये करेक्ट है वो बतानी है। इट इज़ डिज़ाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए GPS का क्या काम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का क्या काम है, पोजीशन ही बताना है। पोजीशन को बताने में अगर हम कुछ और ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उसको और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, सटीकता और विश्वसनीयता को ये बढ़ाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इसका जो बेसिक काम है वो क्या है, सिविल एविएशन के लिए। सिविल एविएशन याद रखना है, ये किसके लिए है, सिविल एविएशन के लिए है, मिलिट्री के लिए नहीं है। और ये एक तरीके से ज्वाइंटली बनाया गया है, किसके द्वारा, इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया है ताकि जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो हाई क्वालिटी का हो सके। और ये GPS बेस्ड है और ये बहुत वाइड है, इतना बड़ा सिस्टम है भारत का कि अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का जो क्षेत्र है उसको ये कवर कर लेता है। और चौथा देश है, US के पास अपना एक सिस्टम है, यूरोप के पास है, जापान के पास है और फिर भारत के पास है। अब आप कहेंगे कि चाइना के पास क्यों नहीं है, चाइना तो इतना टेक्नोलॉजी में आ गया है। क्योंकि इसमें एक शब्द है पहले GPS, और GPS है US का। हमारे पास अपना है नाविक। तो नाविक और इसमें फ़र्क है, क्योंकि नाविक एक इंडिपेंडेंट GPS सिस्टम है, GPS जैसा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। और लेकिन ये वाला क्या है, GPS एडेड है। तो चाइना कभी भी GPS का यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसको अपनी सिक्योरिटी का खतरा रहता है। तो चाइना को मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, वो अपना कुछ बना के बैठा है। तो इस तरीके का ये GPS एडेड है। तो ये क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया है तो इसलिए GPS में भारत चला गया, चौथे नंबर पे है। तो ये करता है, ठीक है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो शुरुआत इसकी हुई थी सिविल एविएशन के लिए ही, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता है बहुत सारी जगह पर की जा सकती है। रोड मतलब किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट है उसमें की जा सकती है, रोड मैनेजमेंट में की जा सकती है, मैरीटाइम में की जा सकती है, रेलवे में की जा सकती है, इवन रिसोर्सिस को मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है। तो बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो केवल सिविल एविएशन के लिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने करके घुमाना चाहा है,
तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 ओनली। ठीक है, करेक्ट ही पूछा गया था, 1 और 2 ओनली। अब बढ़ते हैं आगे। ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025। तो 2025 में एआई की समिट होती है, उसी के ऊपर सवाल है, काफ़ी करंट अफेयर का, और जरा सा भी पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही सिंपल है ये। को चेयर्ड विद इंडिया, भारत आजकल कहीं जाता है तो को चेयर तो ले ही लेता है, मोदी जी कुर्सी तो बैठा ही लेते हैं साथ में कि हमें भी बैठने तो यहाँ पर, तो को चेयर्ड विद इंडिया, तो गए थे मोदी जी, वहाँ पर बैठे थे साथ में इमैनुअल मैक्रन के। द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट ब्लेचली पार्क समिट हेल्ड इन 2023 यूके में हुई थी, और सियोल समिट हेल्ड इन 2024। तो ये बात ठीक कह रहा है कि जो भी वहाँ पर चीज़ें हुई थी, इवेंट्स बिल्ड हो रहे थे, उनके ऊपर एडवांसेस मेड यहाँ पर की गई, उसके ऊपर ही ये काम यहाँ पर चल रहा है। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। Along with other countries, US and UK also signed the Declaration of Inclusive and Sustainable AI. AI यहाँ पर है, जे नहीं है। अन्य देशों के साथ साथ US एंड UK ने भी समावेशी और सतत AI विषय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरी में यहाँ पर बहुत सारी रेगुलेशन बनाई गई कैसे AI को कंट्रोल किया जाए। अब यूरोपियन कंट्रीज़ की आदत क्या है, वो इतनी आगे निकल गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी हैं, हर चीज़ में बिल्कुल मॉरल, इंटेग्रिटी, एथिक्स सब कुछ देख के रूल बनाती हैं। लेकिन यूएस जो है वो इन बातों में यकीन नहीं करता, और ख़ास करके कब हुई है ये 25 में, तो महाशय ट्रंप आ चुके थे, और ट्रंप का आने का मतलब है कि यूएस कुछ भी कहीं साइन नहीं करेगा। तो यूएस ने भी साइन नहीं किए और यूके ने भी साइन नहीं किए, चाइना ने किए हैं, इंडिया ने किए हैं, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन ने तो सबने किए ही हैं। लेकिन यूएस ने कहा कि एक्सेसिव रेगुलेशन है, मैं फालतू बात नहीं सुनूंगा, मेरा तो इनमें विश्वास ही नहीं है, मैं अपना देख लूँगा। तो पहला ही केवल आंसर है इसका, 1 ओनली। ठीक है, तो सेकंड जो है ऑप्शन ये गलत है। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज ए अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? यूपीएससी की आदत है आसान चीज़ को कठिन कर देना। सबको सब कुछ आता हो वो ऐसा लिख देंगे पावर ट्रेन व्हीकल्स, आदमी कहेगा पता नहीं क्या करना है। ठीक है ना, पावर ट्रेन वाहन, पावर ट्रेन व्हीकल्स कुछ नहीं, नॉर्मल व्हीकल्स की बात हो रही है जो होते हैं नॉर्मल, जो भी हम व्हीकल यूज़ करते हैं वो सारे पावर ट्रेन है, क्योंकि उनमें ऊर्जा के जनरेशन होती है और फिर वो चलते हैं। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? फ्यूल बैटरी, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है? ऑल्टरनेट है। फॉसिल फ्यूल की बजाय बैटरी को यूज़ करना एक ऑल्टरनेट है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर तो पिछले 5-6 साल में 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ज़्यादा ही आ गया होगा बल्कि पिछले 10 साल में। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? फ्यूचर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वहाँ पर ईंधन की तरह यूज़ करना है, और जो वेस्ट निकलेगा वो वाटर वेपर निकलेगा, फिर उसको ठंडा करके जल बनाया जा सकता है। क्या है? फ्यूचर है ये। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इमिशन 0 है लगभग। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर बैटरी को चार्ज किया जाएगा तब वो चलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्यूल सेल एक बार कंबशन होगी उनके अंदर फिर चलेगा। ये क्या है? यहाँ पर फ्यूल सेल एनर्जी जनरेट करेगा, वो जाकर आगे बैटरी को चार्ज कर देगी, बैटरी गाड़ी चलाएगी। तो जो चार्जिंग का काम है वो गाड़ी खुद ही कर लेगी, कहने का मतलब फिर और लंबी जा सकती है, लंबी दूरी तक जा सकती है। तो ये भी ऑल्टरनेट है। तो तीनों ही इसका आंसर है, ऑल दी 3 इसका आंसर है। ठीक है। मानव रहित वायु वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएई पे बहुत दिनों के बाद प्रश्न आया है, पर यूपीएससी पहले बना लेती है, तो कह नहीं सकते कि ड्रोन आने के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया होगा, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा नहीं है कि वो बाद में बनाया गया हो, पहले का ही बना हुआ है। तो यूएवी के बारे में सवाल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में बड़ा सीधी स्टेटमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग।
सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वगामी अवतरण कर सकते हैं। देखिए यूएवी इसीलिए बनाया गया है डिलीवरी सर्विस देने के लिए बहुत सारी जगह पर, ठीक है। जब डिलीवरी सर्विस करनी है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात होती है कि वो स्प्रे ढंग से करे, तो वो तभी कर पाएगा जब वर्टिकली कहीं पर उतरेगा। और बहुत सारी जो उससे सर्विसेज लेनी है, एक तरीके से रोबोट ही है वो, तो वहाँ पर क्या है, ये वर्टिकल लैंडिंग करेगा। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू अ ऑटोमेटेड हॉवरिंग, स्वतः मंडरा सकते हैं। अब यूएवी मंडराता है किस लिए, रिकनाइसेंस के लिए। रिकनाइसेंस मतलब वहाँ पर जाकर वो सर्वे करके आए, देख कर आए वहाँ पर क्या हो रहा है, उन चीज़ों के लिए। कोई वाइल्ड लाइफ का सर्वे करना है, वहाँ पर उसको भेजा गया, तो काफ़ी देर तक वो ऊपर एक जगह पर मंडराएगा, हॉवरिंग करेगा ताकि वो उसको देख सके। उसके लिए एक्स्ट्रा उसकी मोटर चलेगी, थ्रस्ट पावर जनरेट होगी ताकि वहाँ पर स्टेबल रहे, ईंधन ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये चीज़ें वो करता है, ठीक है। तो दूसरा भी करता है। ऑल टाइप्स ऑफ यूवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, सभी प्रकार के यूएवी केवल ओनली, जब ओनली शब्द यूपीएससी लिख दे तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट सही कभी नहीं हो सकती। वो कंफ्यूज करता है कि ओनली लिख के कि पक्का कर दिया उसने, फिर दूसरा आदमी डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब यूपीएससी को तो पता ही होगा कि यही यूज़ होता होगा। तो सब साइकोलॉजिकल गेम चलती रहती है यूपीएससी की, कंफ्यूज करने की। तो ऐसा नहीं है, बैटरी वाले तो बहुत कम है। बैटरी वाले यूज़ होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी दूरी, दूर दूर ज़्यादा भेजने हैं, ज़्यादा देर तक उसको यूज़ में लाना है, तो वो बैटरी पर नहीं चल पाता है। अलग अलग ऊर्जाएं यूज़ की जाती है, सोलर पावर भी यूज़ की जाती है, लेकिन मेनली जो भारत के हैं जैसे लक्ष्य है, निशांत है, रुस्तम है, ये सारे क्या है, गैस टरबाइन इंजन है। एक तरीके से फ्यूल यूज़ करते हैं, एविएशन फ्यूल यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड वाली, उनको ये यूज़ करते हैं। तो केवल जो पावर सप्लाई के लिए बैटरी नहीं यूज़ करते, और भी इनके पास तरीके हैं, ठीक है। तो और डिटेल में यूएवी के जाने की अभी इस स्टेज पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल अभी आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो 1 और 2, तो यहाँ पर फिर से ओनली 2। यूपीएससी मान नहीं रही है अपने पैटर्न को बदलने में, लेकिन पूछे जा रही है ओनली 2 वाले में। विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में, बैटरियों के ऊपर बहुत सवाल है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर याद रखना लिथियम बैटरीज की बात नहीं हो रही, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ और बैटरीज भी यूज हो सकती है। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड्स, कैथोड और एनोड तो होंगे ही बैटरी में, इतना तो बेसिक सबने पढ़ा होगा, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव वाला हिस्सा हो गया, एनोड नेगेटिव वाला हो गया। कैथोड की तरफ से ही जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये जो सारा बैटरी का सेटअप रहता है, वो जब आप नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ा होगा फाउंडेशन कोर्स वगैरह में, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। तो यहाँ पर सिर्फ ये सवाल है कि कैथोड में कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कैथोड में यूज़ होता है वो कोबाल्ट भी यूज़ होता है, लिथियम भी यूज़ होता है, निकल भी यूज़ होता है, मैंगनीज भी यूज़ होता है। बेसिकली ये 4 ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें यूज़ हो रहे हैं। कैथोड इन्हीं की बनती है, या तो केवल लिथियम की बनी होती है, या कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज तीनों की मिलकर बनी होती है। जो ग्रेफाइट है उल्टा ये एनोड की तरफ होता है, जो कि अब्जॉर्ब करता है जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल सिंपल है, ओनली 3। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बेसिक पढ़ कर गया है वो ठीक है। जैसे ये है, ये तुक्के वाला है, ये आदमी अज्यूम करके कर ही सकता है, इसका आंसर निकल सकता है, इसमें कुछ नहीं है, फैक्चुअल ही है। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, इस पर बहुत बार आता रहता है कि जो सिगरेट बट्स हैं ये भी बहुत एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा वेस्ट है जो कभी गिनती में नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि प्लास्टिक होता है, फिल्टर के तौर पर यूज़ होता है, उसके अंदर प्लास्टिक का ही एक रूप यूज़ किया जाता है, तो प्लास्टिक होता है। आई ग्लास लेंसेज, वो तो ऑब्वियस दिख रहा है कि कांच के हुआ करते थे पहले, और सारे मटेरियल्स के आने लगे, लेकिन अभी भी उसमें प्लास्टिक यूज़ होता है। तीसरा कार का टायर, इसके अंदर तो है ही। तो ऑल दी 3, तो इसमें भी कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। ये अच्छा सवाल था। पहले तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए,
पता होगी तो ये पता होगा कि आखिर उससे होता क्या है, फिर पता लगेगा कि उसका यूज़ क्या हो सकता है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था और ये लगभग न्यूज़ में रहता है। नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, वहाँ पर भी जिक्र होता है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन क्यों है, और कोल गैसिफिकेशन से निकलने वाली हाइड्रोजन कौन सी है, वो ग्रे हाइड्रोजन है। क्यों है? क्योंकि कोल से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म रहती है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज में कोल को ऑक्सीडाइज कराया जाता है एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, स्टीम की प्रेजेंस में, और जो बेसिक जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपने कई बार नाम सुना होगा, सिन गैस, सिंथेटिक गैस। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खास करके जो मेनली होता है मीथेन होता है, जो कि नेचुरल गैस होती है, लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक तरीके से जनरेट हुई है कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पर निकलने वाली CH4 नेचुरल गैस नहीं रह गई, वो सिंथेटिक नेचुरल गैस हो गई, SNG हो गई। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और निकलती हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ पर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर टाइप की चीज़ें भी निकलती हैं। ठीक है, तो ये सारी निकलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था हाइड्रोजन की बात, कि ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है तो इसमें हाइड्रोजन इस टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है, लेकिन ये ग्रे हाइड्रोजन कहलाएगा। तो सिन गैस निकलेगी। अब सिन गैस के बाद इन सारे जो प्रोडक्ट है इनको अलग अलग यूज़ किया जा सकता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकलेंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं, इससे मेथेनॉल बनाया जा सकता है, इथेनॉल बनाया जा सकता है, और सिन गैस के द्वारा जो निकलता है कोल गैसिफिकेशन से अमोनिया के कंपाउंड भी बनते हैं, और अमोनिया के कंपाउंड बनेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट भी बन जाएगा और यूरिया भी बन जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइज़र बनाने के भी काम आएगा। तो ये जो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट भी बहुत सारे बनते हैं, इथाइलिन, प्रोपेलाइन भी इससे बनाया जाता है। तो मेथनॉल बन सकता है, इथेनॉल बन सकता है, यूरिया बन सकता है, अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है, हाइड्रोजन निकल रहा है, पेट्रोलियम के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं प्रोपेलिन और इथिलीन, ये भी बनाए जा सकते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो एथेनॉल, एथेनॉल क्यों, हम एथेनॉल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ से क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि एथेनॉल तो नेचुरल चीज़ों से बनता है, लेकिन हमने एक पॉलिसी बना रखी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, कि हमें 20% एथेनॉल मिक्सिंग करनी है। कब तक? 2025 तक। हो ही गया 2025, तो उसके लिए इतना एथेनॉल कहाँ से आएगा? तो हमने इससे निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारे पास मीडियम क्वालिटी का काफ़ी कोल है। तो एथेनॉल और मेथेनॉल भी उससे निकलेगा। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन एक्चुअली एक मेडिसिन है, जो जनरली आपने देखा होगा पिक्चरों में। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था कि एकदम से हार्ट अटैक आया, उसने ऐसे छाती को पकड़ा और उसकी जो गोलियां हैं वो उसने फेंक दी कहीं। खास करके एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना की, वो अपनी गोलियां, उसको पता होता है कि मुझे ये खानी है, लेकिन मौके पे वो क्या करता है, कहीं फेंक देता है कि आज तो मरेंगे ही। तो वो जो दवाई हुआ करती थी उसका नाम हुआ करता था नाइट्रोग्लिसरीन, ताकि जब हार्ट अटैक आए तो उसको जीभ के नीचे रखे और इंस्टेंट जो है वो रिलीव करवा देती है, और जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो उसके लिए काम आती है। तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। यूरिया फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है, और फर्टिलाइज़र के लिए ये टेक्नोलॉजी काम आती है। तो 1 और 3 इसका आंसर है। तो यहाँ पर 1 ओनली 2, बहुत क्वेश्चन है ओनली 2 वाले। इस बार उम्मीद थी कि कम करेंगे, लेकिन यूपीएससी कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। चलिए, कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20 HMX LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? What is the common characteristic of the chemical substances generally known as Cl20 HMX LLM 105 which are sometimes talked about in media? तो देख लेते हैं क्या है इसमें। थोड़ी सी कंफ्यूजन कई लोगों को है, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए, उसको देख लेते हैं अभी। दीज आर ऑल्टरनेटिव्स टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की गाली एग्रीमेंट हुआ 2016 में HFC कि भाई ये जो मुसीबत है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है, GWP कहा जाता है, इसको फेज़ आउट करो। तो भारत तैयार हो गया, उसने कहा 2047 तक हम कर देंगे, क्योंकि हम गरीब देश है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ऑल्टरनेट कई सारे आ गए, खास करके एक नाम लिया जाता है R32 रेफ्रिजरेंट,
कम है, HFC की एक लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली है। हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन भी है, ठीक है, कई सारे यूज़ किए जाते हैं लेकिन वो ये नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। दीज आर एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन, अब ये तीनों खतरनाक हैं। दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स फॉर क्रूज मिसाइल, दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्शन। अब कोई चीज़ हाई एनर्जी की अगर है तो हाई एनर्जी की तो कहीं भी यूज़ हो जाएगी। हाई एनर्जी तो न्यूक्लियर फिशन भी करता है, न्यूक्लियर फिशन एज ए फ्यूल भी यूज़ होता है, न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन करा के जो एटॉमिक बम है वो भी बनाया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न से हाई एनर्जी एक एनर्जी भी बनाई जा सकती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न से जिसको हाइड्रोजन बम कहते हैं वो भी बनाया जा सकता है। तो एक्सप्लोजन होना और हाई एनर्जी, एक चीज़ हाई एनर्जी उससे जनरेट करनी, दोनों सिनोनिमस हैं कि कहीं पर एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो हाई एनर्जी तो है ही उसके अंदर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि जो हाई एनर्जी फ्यूल है उनका जो यूज़ है वो रॉकेट प्रोपल्शन में भी किया जा सकता है, और अगर चाहे तो धीरे धीरे मॉडिफाई करके क्रूज मिसाइल में भी किया जा सकता है। इवन CL-20 जो है, जिसको चाइना लेक 20 कहा जाता है, भारत का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, केमिकल स्टडीज़ करके एक है, उसने लास्ट ईयर CL-20 को निर्माण किया है किसी तरीके से खुद चाइना लेक 20 को, और यूज़ करने का टारगेट है वहाँ पर एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन अगर बाकी की बात करें HMX LLM 105, तो इनका कहीं पर भी अभी कोई ऐसा यूज़ करने की बात नहीं हुई है। तो ये केवल अभी क्या है, एक एक्सप्लोजिव की तरह ही यूज़ होते हैं, RDX से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये सारे माने जाते हैं। तो यहाँ पर ना तो ये इसका आंसर ये बन रहा है ना तो ये बन रहा है, इसका जो सर्वमान्य आंसर बनेगा, क्योंकि CL-20 एज ए एक्सप्लोजिव भी यूज़ हो सकता है, एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट भी यूज़ हो सकता है, तो ये दोनों जगह पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी है उनका कोई ऐसे यूज़ के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले, तो जो इसका आंसर जाएगा वो एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन की तरफ ही जाएगा। तो इसका B आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों का क्या है, मिलिट्री वेपन की तरफ, एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन्स। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। It is expected that the Majorana 1 chip will enable quantum computing. Majorana 1 chip Amazon Web Services द्वारा आरंभ किया गया है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए क्वेश्चन चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, तो दो चीज़ों को जोड़ दिया गया। ये नया ट्रेंड है, एक पहले भी क्वेश्चन आया था ट्रेन वाला, और यहाँ पर है बहुत ही अलग अलग फील्ड्स को एक साथ जोड़ देना कि आर्टिफिशियल लर्निंग भी उसी में पूछ लो कहीं ना कहीं। तो मेजोराना जो है एक पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है। क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में नहीं जाएंगे, उसमें ये पार्टिकल भी है, एंटी पार्टिकल भी है अपना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वांटम जो कंप्यूटिंग है वो बहुत एक आती हुई टेक्नोलॉजी है, नेशनल क्वांटम मिशन भी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो मेजोराना पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, मेजोराना पार्टिकल को आप मान लें कि ये एक रूप माना जा रहा है किसका, न्यूट्रिनो की बहुत बार बात होती है। न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है उनका भी माना जाता है कि वो खुद ही पार्टिकल है, खुद का एंटी पार्टिकल है, इसीलिए वो मिलते नहीं, दिखते नहीं। तो उसी तरह मेजोराना को भी माना जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत बड़ी उपलब्धता मिली है। मेजोराना 1 चिप जो है वो बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और बड़ी अचीवमेंट मानी गई है। एक नया वर्ड, बल्कि यूपीएससी ने वो नहीं पूछा, उसको पूछना चाहिए था, टोपो कंडक्टर। सुपर कंडक्टर होता था, सुपर कंडक्टर से ऊपर टोपो कंडक्टर हो गया। एक ऐसी स्टेज में ले गया है इस पूरे चिप को जिसको कहा गया टोपो कंडक्टिव स्टेज। टोपो कंडक्टिव स्टेज जहाँ पर ना वो जो मटेरियल है वो लिक्विड है, ना गैस है, ना सॉलिड है। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग आपको पढ़ा होगा कि उसमें सुपरपोजिशन और
इंटेंगलमेंट, ये सारी बातें हैं। तो मेजोरोना 1 जो चिप है ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाई है और टोपो कंडक्टर इसमें बड़ी एक नई टर्म निकल कर आई है। तो ये तो गलत हो गई, अमेजन वेब सर्विस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहला तो सही हो गया इसका आंसर। तीसरा, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। आई थिंक ये सब लोगों ने लगभग आइडिया लगा लिया होगा कि सबसे पहले अगर देखते हैं, बहुत एक कॉमन है, डायग्राम चलती है, आप कभी भी देख लें। तो अगर सबसे पहले कहा जाता है कि अगर एल्गोरिदम सबसे पहली चीज़ है कि भाई कैसे प्रोग्राम बनेगा, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को लेगा, तो ये एल्गोरिदम हो गया। एल्गोरिदम के अंदर कहा जाता है कि फिर एक प्रोग्राम बनाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाए, उसको साइमुलेट कर सके। उसको साइमुलेट करने के लिए अगर एक सिंपल भाषा में देखें तो हमें एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो मशीन जैसी होगी, मशीन लर्निंग। यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंट डाटा दिया जाएगा, डाटा को वो मशीन जो सॉफ्टवेयर है वो उसको समझेगा, एनालिसिस करेगा और इन्फॉर्मेशन को जोड़ेगा। वो स्टेज निकल चुकी है, हम बहुत आगे आ चुके हैं अब। तो ये सारी बहुत पहले की स्टेज थी। जब ये सारी जो डाटा वगैरह जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, एनालिसिस होने लग जाएगा, तो अगली स्टेज शुरू होगी जो कि अभी चल भी रही और उससे आगे भी निकल गए हैं, डीप लर्निंग। जैसा कहा जाता है यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की अभी ज़रूरत है, डीप लर्निंग में अब ज़रूरत नहीं है। अब उसके पास इतना डाटा इकट्ठा हो गया है जिसको कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि न्यूरॉन्स बना दिए गए वहाँ पर, वो इतना माइन्यूट स्ट्रक्चर पे चला गया, इतना माइन्यूट हो गया है। जैसे हमने रेयर अर्थ मिनरल में बात की कि जो माइनेचर टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ आ रही, तो वो इतना माइन्यूट हो गया है कि ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करने लग गया और जो डाटा है उसको एनालिसिस करके खुद ही आंसर देने लग जाएगा। तो जो शुरुआत हुई चैट जीपीटी की, ग्रॉग, ये सब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ऐप है, ये सब डीप लर्निंग से शुरुआत की इन्होंने और अब ये डीप लर्निंग के भी आगे पहुंच चुकी हैं, जिसको कहा जाता है जेनरेटिव एआई, यानी कि कंटेंट ही जनरेट होने लग गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर पिक्चर बन रही है, म्यूजिक बन रहा है, पोइट्री लिखी जा रही है, सब कुछ तो जनरेटिव एआई अब जनरेट कर रहा है। पहले केवल वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसका आंसर लिखता था कि आप उसको कहोगे भाई बता दो लाल किला किसने बनवाया, तो वो आंसर दे देता किसने इसने बनवाया। अब आप कह सकते हो कि लाल किले के ऊपर ऐसा करके, यहाँ पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ताजमहल को सुपर इम्पोज कर दिया जाए और उसको फिर आकर बुलडोजर से गिरा दिया जाए, तो वो तीनों चीज़ों को बनाकर दिखा सकता है कि भाई ऐसा हो जाएगा और ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो जनरेटिव एआई। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मली सबने देखा ही होगा। तो यहाँ पर 1 और 3 इसका जो आंसर है वो सही है, ऑप्शन ये रही, ठीक है। 87 समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में जो स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, they stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigen, they are used in treating viral infections like that of a Nipah virus। तो अब मेरे ख्याल से इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल का मतलब कि पहले तो क्लोन है, किसकी क्लोन है, किसी एंटीबॉडी की। और एंटीबॉडी कहाँ बनती है, हमारे शरीर में बनती है। हमारे शरीर में कौन बनाता है, बी सेल बनाते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उस एंटीबॉडी का कहीं पर क्लोन बनाया जा रहा है और वो भी मोनो है, यानी कि एक सिंगल एंटीबॉडी का क्लोन है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी किस लिए बनती है, किसी एंटीजन के लिए। और एंटीजन किसका हो सकता है, वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वो वायरस का भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी प्रोटीन हो सकती है। इवन कैंसर का जो सेल है वो कोई प्रोटीन जनरेट कर रहा है। कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर शरीर खुद की ही प्रतिरक्षा प्रणाली को समाप्त करने लगता है। उसको लगता है कि ये दुश्मन आ गया, कोई अंदर ही उसको दुश्मन नज़र आता है, वो वहीं पर हमला कर देता है। या अगर कहें किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया तो वहाँ पर उसको दूसरी प्रोटीन मिलेगी एंटीजन, तो वहाँ पर एंटीबॉडी बनाएगा और जो वो ट्रांसप्लांट हुआ है उसको
रिजेक्ट कर देगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट को। तो ये सारा प्रोसेस हो गया एंटीबॉडीज़ का। और अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा करेंगी, अगर एंटीबॉडी शरीर में नहीं बन रही हैं तो उसको उस एंटीजन के लिए काम करेंगी। ठीक है, तो शरीर में नहीं बन रही इसलिए बनाई जाएंगी, तो इसलिए ये मैन मेड प्रोटीन है। ठीक है, ये बात क्लियर है, मैन मेड है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। ये विशिष्ट प्रतिजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार्य को उद्दीप्त करती है, साइमुलेट करेगी, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी एंटीबॉडी बनाई है जो हमारे शरीर को चाहिए थी उस एंटीजन के खिलाफ जो वो नहीं बना पा रहा था, तो साइमुलेट करेगी। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। तो पहले ही यहाँ पर लिख दिया है मैंने कहाँ कहाँ पर काम आएगा। निपा वायरस हो, कोविड में यूज़ हुआ है इसका, इबोला वायरस हो, कहीं भी किसी भी इन्फेक्शन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी आंसर यहाँ पर ठीक हो गया। यहाँ पर 1, 2 एंड 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये ठीक क्वेश्चन था, आसानी था ये तो, थोड़ा सा पहले वाले में शक हो सकता है, बाकी तो पता ही था सबको। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरी जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी ने इस बार बता देखिए। नो वायरस कैन, एक था ऑल ड्रोन्स वो ऑल यूएवी, एक नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज दी सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। वायरस क्या करता है? गंगा का जल इतना पवित्र क्यों माना गया है, क्यों जल्दी नहीं खराब होता? क्योंकि गंगा के जल में क्या है? बैक्टीरियोफेज। मतलब हर जगह पर है, कई नदियों में है, सब नदियों में, लेकिन एग्जाम्पल होती है कि भाई गंगा में ज़्यादा है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है? जो बैक्टीरिया पानी में पनपते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, उनको ख़त्म कर देता है और पानी को शुद्ध बनाए रखता है। तो नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज कहा ही उसको जाता है वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये भी सही है। और बैक्टीरिया जाके करता क्या है? बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग नहीं है, केवल एक आरएनए और डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। जाता है उस सेल में, वहाँ पर अपना कार्रवाई करता है, कब्जे में ले लेता है उस सेल को और वहाँ पर सारी कार्रवाई को बैठा देता है। जैसे HIV है, वो तो उल्टे काम करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करा देता है। ठीक है, आरएनए वायरस है, जाकर अंदर डीएनए बनवाने लगता है। तो क्या कर रहा है? जो होस्ट मशीनरी है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन जो एक्टिविटी है उसको वो कब्जे में लेता है। यहाँ पर लिखा है नो, तो ये गलत है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर टिक कर दिया। कहने का मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, क्यों नहीं सर्वाइव करेगा? क्यों नहीं करेगा? वहाँ पर भी तो बैक्टीरिया है, वहाँ पर भी तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको वायरस इन्फेक्ट करेगा। तो वो आराम से ओशियन का जो जल है वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, काफ़ी, जैसे कहा जाए हेपेटाइटिस ए है, और अगर वाइल्ड स्पीसीज है पोलियो की, ये सब खूब पाए जाते हैं और वहाँ पर ये आराम से अपना उनको खाता पीता रहता है, साफ़ सफाई में लगा रहता है। तो वायरस जिंदा वहाँ पर रहता है। वायरस तो कहीं जिंदा रह सकता है। तो नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, ये भी गलत है। और तीनों जो स्टेटमेंट है हमारी वो ठीक है यहाँ पर, ऑल दी 3। ठीक है, तो ये था हमारा साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आए हुए थे 2025 में। ठीक ठाक पेपर है लगभग, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से की थी वो अच्छे से वहाँ पर अपना एग्ज़ाम कर पाए हों, और जिनकी थोड़ी कमी रह गई थी वो अब इस साल कर लें, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है, इतनी जल्दी इसमें फ़ैसला होता नहीं है। हो सकता है कोई मेंस देकर वहाँ पर ना हो पाए और अगले साल आप दें और सीधा एक ही बार में निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट।